निर्दोष में वो सजा पाते हैं। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। हमारे कानून में एक लचीलापन ये है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट में जो केस दर बदर बढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी एक लचीलापन है कि यहाँ पर जो है लोगों में एक बहुत बड़ी एक ये भावना पैदा हो गई है कि कोर्ट में सिर्फ तारीख मिलती है। इसमें हमारी जुडिशरी में भी सिस्टम में एक कमी है कि जो गवर्नमेंट ने वकील लगा रखे हैं और जो हम प्राइवेट वकील हैं, अगर हम किसी काम को तेजी से करना भी चाहते हैं तो कोर्ट में बैठे हुए ऑफिसर लोग वो काम करने के लिए अपना आप में तत्परता नहीं दिखाते हैं, और तत्परता अगर वो इतना दिखाएं कि सही टाइम से पुलिस तामील करे वारंट को, कोर्ट में एविडेंस टाइम से हो। पता लगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आज थाना खरगोदे में है और वो केस की एक की इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर गया। 1 साल बाद कोर्ट में केस आया, कमिट हुआ, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यहां एविडेंस के लिए जब बुलाया जाता है तो पता लगा उसका ट्रांसफर जो है महाराजगंज, लखनऊ, झांसी कहीं दूर हो गया। फिर वो आदमी एविडेंस देने के लिए कोर्ट में 10 बार वारंट जाने के बाद में भी हाजिर नहीं होता है, जिससे मुलजिम के हौसले बुलंद हैं और वो सोचता है कि क्राइम करने के बाद भी मुझे कोई जल्दी से सजा नहीं मिलती है। जल्दी से सजा मिलेगी, लोगों में कानून का भय, लोगों में कानून का विश्वास, लोगों में कानून का डर पैदा होगा, लोग क्राइम से डरेंगे और इंडिया क्राइम फ्री होगा। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। जो पुलिस मुकदमा रजिस्टर करती है वो इन्वेस्टिगेट करती है। सिद्धांत यह है कोई भी आदमी अपने मामले में स्वयं जज नहीं हो सकता। यहां उसका विपरीत है। जो है जिस व्यक्ति ने मुकदमा लिखा है वो अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करेगा हर दृष्टि से। जो है चाहे उसे उसके लिए मैनिपुलेशन करना पड़े, चाहे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़े, चाहे फर्जी एविडेंस गढ़नी पड़े। जो है इसलिए बेसिक ये है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी और पुलिस एजेंसी दोनों अलग अलग हों। देखिए, क्राइम फ्री इंडिया के लिए सोसाइटी के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जो हमारा कानून बनाया गया है पहले, कानून के तहत अपने आप को चलाए रहे। जो कानून के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जिस तरह से कानून बनाए गए हैं, आप जैसे एमवी एक्ट को देख लीजिए। अगर आप एमवी एक्ट में गाड़ी चल रही है तो लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। जो भी कहीं रेड लाइट है या सीट बेल्ट है या शराब पी के चलाने मनाही है, आदमी उसमें भी चलता है। स्पीड लिमिट है तो उसमें भी बढ़ाता है। तो ये एक मुद्दा है कि अगर हर आदमी अपने पैरामीटर्स में चले, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, अगर उनके तहत रहेगा तो किसी हद तक व्यवस्था में सुधार भी होगा और जो क्राइम फ्री इंडिया की तरफ जो एक कदम बढ़ाया जा रहा है उसमें किसी हद तक इसमें राहत मिलेगी। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। हर मुकदमे का ट्रायल एक निश्चित समय सीमा में हो। कोई भी आदमी, आज जो जितनी एजेंसी हैं गवर्नमेंट की, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, सब कानून का उल्लंघन वो करती हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट करने के बाद ये कहा है कि 376 के मुकदमों की सुनवाई 2 माह में कंप्लीट हो। शायद हिंदुस्तान का कोई जज ऐसा नहीं है जिसने 376 का मुकदमा 2 माह में पूरा किया हो। लॉ ये कहता है, सेक्शन 309 सीआरपीसी ये कहता है कि हर मुकदमे का ट्रायल डे टू डे हो। सेशन ट्रायल का जो है किसी मुकदमे का ट्रायल नहीं होता। ये कानून का भी उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का भी उल्लंघन है। जो है तो जब तक सब विंग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, विधि का अनुपालन नहीं करेंगे, तब तक न तो निस्तारण हो सके मुकदमों का और न क्राइम रुक सके। पीड़ित व्यक्ति जब
जिसके साथ कोई घटना घटती है तो जब वो थाने पे जाता है तो उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं होता, तो समय से उसका मुकदमा पंजीकृत हो जाए और सूचना की जाए, सही लाइन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सही समय पर इन्वेस्टिगेशन की जो कागज हैं, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, वो कोर्ट में सबमिट की जाए। उसके बाद कोर्ट का जब काम शुरू होता है तो पीड़ित व्यक्ति और जो खिलाफ ये मुकदमा कायम किया गया है उनके खिलाफ जो एविडेंस जो दी जानी है कोर्ट में वो सही दी जाए। उसमें कोई जो होता है कि आप उसमें अपने बयानों से ही पलट जाते हैं, तो ऐसे मामले में अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी भी है तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इन चीजों को देखते हुए कोई फिर कोर्ट में भी जो सही डिसीजन तो होते ही हैं, तो इन चीजों से किसी हद तक क्राइम में सुधार भी होगा। भाई इंडिया को क्राइम फ्री करने के लिए सबसे पहला तो पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए और जनता भी इस तरफ एक्टिव रहे कि अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस को सूचना दे और आगे जो प्राइमरी स्टेज पे जो भी वो कर सकता है वो मौके पे कर ले। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जो मुकदमे पुलिस लिखती है उसकी जांच सही हो, उसमें किसी भी प्रकार का किसी बड़े आदमी का प्रभाव ना हो, उसमें किसी नेता का प्रभाव ना हो, किसी पैसे का प्रभाव ना हो। पैसे लेके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस केस की थीम बदल देते हैं या गुनाहगार को इतना उसमें लचीलापन छोड़ देते हैं, उसको इतना लूप होल छोड़ देते हैं कि वो कोर्ट में आकर अपने जो एविडेंस उसने छोड़ दिए वो आके यहां पे खारिज हो जाता है और मुलजिम को पर्याप्त सबूत के अभाव में सजा नहीं मिल पाती है। किसी भी चीज का ट्रीटमेंट उसकी जड़ से करना पड़ता है। तो अपराध की जड़ क्या है? व्यक्ति छोटे मोटे अपराध से अपना जीवन शुरू करता है। पहले मोहल्ले में किसी को झापड़ मार देगा, फिर एक छोटी सी चोरी कर लेगा, फिर किसी को बाद में जब बड़ा हो जाएगा किसी को किडनैप कर लेगा, मर्डर करेगा। इस तरह से छोटे झापड़ से अपराध का बढ़ने का ग्राफ शुरू होता है, उगाही शुरू करता है। तो अगर हम ग्राउंड लेवल से काम करें कि अगर कोई आदमी छोटा क्राइम कर ले, झापड़ मारने का, थोड़ी सी उगाही करने का, कानून को अपने हाथ में लेने, उस लेवल पे अगर हम इसको सीरियसली लें और सजा दें या कम से रोकें तो अपराधी बनने की प्रवृत्ति ही कम है। अपराध मुक्त भारत तो तभी हो पाएगा जब बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार होगा, लोगों के लिए तरक्की के रास्ते होंगे तो जरूर अपराध मुक्त भारत हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अधिकतर आजकल पढ़े लिखे लड़के भी अपराधों में पाए जाते हैं, जैसे हम बीटेक करे हुए, एमटेक करे हुए, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, लाखों रुपए फीस दे रहे हैं। और ये 21वीं सदी है, आज के दौर में कहा जा सकता है कि लोगों के खर्चे ज्यादा हैं, दिखावा ज्यादा है, इसलिए अपराध के लोग बढ़ रहे हैं। और रोजगार अगर होगा तो मैं सोचता हूँ जरूर अपराध मुक्त भारत होगा। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। पुलिस कांस्टेबल, दरोगा वगैरह के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत क्लीनली नहीं होते। लोग ये सोच के ही आने लगे हैं पुलिस में कि मुझे जाके पैसे कमाना है या अपना जलवा बनाना है, मुझे अपराध कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, ये सोच के लोग नहीं आते। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए कि जो कांस्टेबल और दरोगाओं के अपॉइंटमेंट है
वो ऐसे किए जाएं कि अच्छे लोग उसमें आ पाए। कि हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या है जो हमारे रिटायर्ड आर्मी वाले हैं। अगर हम दरोगा स्तर पे ये तय कर लें कि हम इसमें रिटायर्ड आदमी का आदमी रखेंगे तो बहुत आसानी से हम अपराध पे कंट्रोल कर सकते, क्योंकि दरोगा ही असली आदमी है जो रोकता है सारा क्राइम। लॉ एंड ऑर्डर सारा जिम्मा दरोगा का है। एसपी ऊपर ठीक है, मगर सब काम करते हैं उसी के माध्यम से। वो अगर हमारा स्क्रू सही हो जाए तो सब अपराध टाइट हो जाएगा। ये मेरा मानना है। नेता हमारे ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे नेता हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अच्छों को वो कम ही लोग सपोर्ट करते हैं। जिसके पास बाहुबल है या जिसके पास सपोर्ट है उन्हीं को लोग सुनते हैं, और जो अच्छे ज्ञानी लोग हैं जो उनको हर चीज़ का बात ही नहीं सुनता। और जो सेलेक्ट भी होके आते हैं तो कहते हैं ना कि जिसका बोलवाला, जिसके हाथ में लाठी उसी का बोलवाला। तो पहले तो उनको देखना चाहिए कि हमारे में कौन सुपीरियर है, किसको एक्सपीरियंस है, उसको उस मतलब क्या कहते हैं पद पर बैठाना चाहिए। ना कि ऐसे वैसे किसी को चीज़ का नॉलेज भी नहीं है उसको आपने बैठा दिया तो क्या करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं कि हमें कैसे क्या उसकी ग्रोथ करानी है, आगे क्या आर्किटेक्चर कराना है। तो जो सही व्यक्ति हो उसको उस पद के लायक, जो उस पद के लायक हो उसको बैठाना चाहिए। सही नहीं है, यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर कोई रिश्वत के पीछे भाग रहा है और सब कुछ स्पॉइल हो रहा है। मतलब अपने इंडिया में काफ़ी कुछ हो गया बढ़िया, और रेप और क्या कहते हैं ये सब, मतलब काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। आप अमेरिका में जाइए, गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी व्यक्ति की, जब तक 100% एविडेंस उसके खिलाफ इकट्ठा नहीं हो जाएगा। उसको ऑब्जर्व करेंगे, भागने नहीं देंगे, मगर उसको पकड़ने नहीं जाएंगे। पहले सारा एविडेंस इकट्ठा कर लेंगे। इतना इक्विपमेंट है उनके पास। हम क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं? हम झापड़ खाली यूज कर रहे हैं, डंडा और झापड़। तूने ये किया? अरे आप अपने तरीकों से मालूम करो, अपने एविडेंस इकट्ठा करो जो वो डिफ्यूज न कर सके। एक तो है हमारे यहाँ आजकल मोबाइल ट्रैकिंग हम कर रहे हैं, उससे हम काफी कुछ पकड़ लेते हैं लोगों को। ये एग्जाम्पल है कि अगर हम हाईटेक इन्वेस्टिगेशन करें तो अपराधी छूट नहीं पाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि भारत मुक्त हो अपराध से, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं जो कि बॉटम से, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल में जो भी छोटे मोटे क्राइम जो हो रहे हैं और उन्हें पकड़ा नहीं जाता, ना उनके लिए कोई प्रूफ एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। एक्यूज को ऐसे ही पकड़ा लिया जाता है, बंद किया जाता है। एक्यूज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती कि वो उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है या उसने कुछ किया है कि नहीं है। विदाउट एनी एविडेंस वो पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं और उसको टॉर्चर होता है। आप पहले उसके जाइए तो वहाँ तक कि उसने कहाँ क्या 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 एविडेंस लीजिए, फिर आप उसको पकड़िए। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो या किसी भी PWD डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट आप जाइए, हर डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज भी हैं जो कि भरी भी नहीं गई हैं, और उसमें जो उसके लिए अब एलिजिबल नहीं है वो अभी भी उसमें वर्क कर रहे हैं। तमाम किस्म की होनी चाहिए, जैसे सरकार जो है कि ताकि जो है सरकार एक अच्छे कानून लाए ताकि जो है जनता को सुविधा हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो और क्राइम मुक्त हो। सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो क्राइम हो रहा है। सबसे पहले तो कानून में बहुत से संशोधन की भी आवश्यकता है। आज एक जो बेगुनाह आदमी है, आप देखिए कि जेलों में 70% बेगुनाह ही लोग जेल में हैं। उसकी वजह भी कहीं ना कहीं कानून का लचर होना है और कहीं ना कहीं कानून में कमियां हैं, जिनमें कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरा, हिंदुस्तान में देखा गया है कि जो पब्लिक है, पब्लिक के पास आर्म लाइसेंस बहुत है। इन सारे आर्म लाइसेंस को निरस्त करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी अगर ऐसा लगता है जैसे अगर कभी गृह युद्ध हो जाए तो पुलिस से ज़्यादा हथियार पब्लिक के पास है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो दबंगों के लिए और ऐसे लोग जो कानून को हमेशा चुनौती देते रहते हैं,
ऐसे लोगों के पास हथियार नहीं होने, उनके पास इतना बाहुबल और हथियार होगा तो कहीं ना कहीं कानून को चुनौती देते रहते हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है भारत मुक्त जो अपराध मुक्त भारत है उसकी सोच के लिए। मैं समझता हूँ कि कानून में संशोधन के साथ साथ ये जो आर्म है इनके लाइसेंस पूरे समस्त भारत से निरस्त करके आर्म लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों और पुलिस के पास होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी के कोल विधायक हाजी जमीरुल्लाह का विवादित बयान, बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार को बताया आतंकवादी। सपा के नए महानगर अध्यक्ष बाबा फरीद की जमकर की तारीफ। रामपुर में आसरा योजना के तहत कैबिनेट मंत्री आजम खान ने 720 लाभार्थियों को बांटे मकान। मकान का सपना पूरा देख लोगों की आंखों से छलके खुशी के आंसू। आजम खान को दी ढेर सारी दुआ। बुलंदशहर के सनसनीखेज वारदात, 3 दोस्तों ने की अपने ही दोस्त की गला दबाकर हत्या। रोहित का अपने ही दोस्त नितिन की भाभी से था अवैध संबंध। पता चलने पर नितिन ने योजना बना रोहित को उतारा मौत के घाट। मेरठ के अहमदनगर इलाके में नवैध हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने हथियार के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3000 रुपयों को लेकर विवाद के चलते नवैध की हत्या को दिया था अंजाम। समाजवादी पार्टी के कोल विधायक हाजी जमीरुल्लाह की बदजुबानी एक बार फिर से मीडिया के सामने आई है। इस बार विधायक ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार आतंकवादी बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि विनय कटियार को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके द्वारा पूरे इंतजाम किए गए थे। साथ ही कहा कि यदि मेरे पास पावर होती तो मैं सबसे पहले विनय कटियार को आतंकवादी को जेल भेज देता। आपको बता दें कि सपा विधायक पार्टी के नए महानगर अध्यक्ष बने बाबा फरीद आजाद के बारे में मीडिया को बता रहे थे। इस दौरान परिवर्तन यात्रा के बारे में पूछे गए सवाल पर विधायक गुस्सा 7 आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने ताव में अपनी बदजुबानी शुरू कर दी। अगर वो मंच पे होते तो बाहर आता, वो चले ही गए। वो डर के मारे मंच पे ही नहीं चढ़े। हमारे सामने जो आतंकवादी आया था वो डर के मारे मंच पे ही नहीं चढ़ा। और अगर मंच पर चढ़ता तो मैं उसको दिखाता कि मंच पर चढ़ने का नतीजा क्या होता है। ये तो मेरे पास प्लानिंग थी। मैंने 1.5 घंटे के अंदर वो प्लानिंग कर ली थी कि मंच पर अगर चढ़ के दिखाता तो कुछ भी होता अंजाम। लेकिन इसका उसको अंदाजा हो गया था, वो आतंकवादी उतरा ही नहीं। तोड़ देते। मैं कह रहा हूं अगर वो चढ़ा तो बताता, आप चढ़ा उसकी किस्मत बच गया। इसको जेल में ही होना चाहिए। अगर ये जेल के अंदर नहीं है तो इसमें कमी है। ऐसे आदमी कटियार को जेल में होना चाहिए। रामपुर में आसरा योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों को कैबिनेट मंत्री आजम खान ने 720 लाभार्थियों को आवंटित किया। अपने मकान का सपना पूरा होता देख लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आजम खान को ढेर सारी दुआएं दी। और जिसके बाद आजम खान ने मीडिया से बातचीत की। गुजरात में एक व्यापारी के पास 15,000 करोड़ रुपए मिलने पर आजम खान ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि असल में उनको जवाब देना चाहिए। गुजरात का एक व्यापारी 15,000 करोड़ रुपए लेकर व्हाइट मनी कराने में तुला हुआ है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपके संरक्षक में, आपके राज्य में इस तरह और भी न जाने कितने लोग हैं जिनके पास अपार धन है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान की दौलत और काला धन अगर कहीं है तो वो गुजरात में है। ये साबित हो गया है। गुजरात का एक व्यापारी जिसके पास 15,000 करोड़ रुपया है और जो उसे व्हाइट मनी करना चाहता है, पकड़ा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि आपने उसे पकड़ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके संरक्षण में, आपके राज्य में इस तरह के और भी न जाने कितने लोग हैं जिनके पास अपार धन है। मतलब गरीब आदमी जहां 2.5 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए हासिल नहीं कर पा रहा है। नितिन गडकरी जी की बेटी की शादी है आज और 50 चार्टर फ्लाइट्स वहां जा रही हैं नागपुर। तो क्या कर सकते हैं, लोगों ने वोट तो दे दिया है। अब ये तो अगले ही चुनाव में इसका हिसाब होगा और लोगों को बड़ा अच्छा मौका है 2017 में इसका जवाब देने के लिए। कहां 19 का इंतजार करेंगे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल सिद्दीकी मुरादाबाद के महमूदपुर में बसपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन में शामिल हुए। 6 मंडलों का प्रभारी मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके तहत सम्मेलन में बसपा को लंबी जीत दिलाने की अपील की गई। इस सम्मेलन में बेलारी विधानसभा प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह को वोट देने की भी अपील की गई। इस सम्मेलन में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे दिन कब आएंगे, अभी तो मोदी जी ने लंबी कतारों में पब्लिक को खड़ा कर दिया है और खुद कई देशों की सैर कर रहे हैं। में नोटबंदी के चलते भारी परेशानी है, लेकिन इधर बीजेपी सुख शांति का संदेश दे रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि काला धन के खुद बीजेपी मुखिया हैं, यहां गरीब जनता बेवजह पिस रही है। इसी दौरान अफजल सिद्दीकी ने सपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि सपा ने मुस्लिम समाज को ठगा है। उन्होंने कहा कि बसपा को जीत दिलानी है और बहन मायावती को मजबूत बनाना है ताकि आने वाले चुनावों में बसपा ही सरकार बने। मथुरा के कई लोगों को अपनी कॉलोनी की टूटी हुई सड़कों से जल्द ही निजात मिल सकता है। मथुरा की नगर पालिका चेयरमैन मनीषा गुप्ता ने महोली रोड की 6 सड़कों का उद्घाटन कर लोगों को ये सौगात दी है, जिसमें ये सभी 6 सड़कें इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाई जाएंगी। वहीं मनीषा गुप्ता ने कहा कि हमने मथुरा की 6 सड़कों का उद्घाटन किया, जिसमें कई कॉलोनियां हैं और इस सभी पर 42 लाख रुपए की लागत लगने वाली है, जिसे मथुरा नगर पालिका द्वारा दिया जाएगा। वहीं कॉलोनी वासी इन सड़कों के बन जाने से काफी खुश नजर आए, लेकिन सवाल यह है कि उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन देखना यह होगा कि इसकी शुरुआत कब से होती है और निर्माण कार्य के लिए जो राशि मंजूर हुई है वो कब तक मिल सकती है। ये वार्ड नंबर 39, इसके हमारे सभासद राम नरेश जी हैं। ये करीब यहाँ आज 6 सड़कों का उद्घाटन किया गया है और दीपनगर है, आनंद विहार कॉलोनी जो है, बलदेवपुरी एक्सटेंशन है, 2 सड़क है और उस बलदेवपुरी में 2 हैं, मानस नगर है। इस तरह से कुल मिला के 6 सड़कों का करीब 72.5 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल्स प्लस नालियां बनाई जाएंगी। प्रदेश में सपा सरकार में हमेशा से ही गुंडई और जमीन कब्जेदारी के मामले सामने आते रहे हैं, जिसको लेकर सपा मुखिया मुलायम सिंह ने एक बार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी थी कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार के अवैध काम या अवैध रूप से जमीन कब्जेदारी के मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। जी हां, उन्नाव के नवाबगंज इलाके में एक सपा के नगर पंचायत चेयरमैन के पति और सभासद के ऊपर सरकारी जमीन को अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेचने का मामला सामने आया। इन भू माफियाओं पर नगर पंचायत की बेशकीमती जमीन को बेचने का आरोप लगा है। बता दें, गांव के ही एक शिकायतकर्ता के आरोप पर डीएम ने जांच के आदेश दिए थे, जहां पर कुसुम्बी में लिंक रोड पर नगर पंचायत के सरकारी भूलेख में दर्ज खेतियार और सिंचाई विभाग की नहर की जमीन को बेचने के मामले में नवाबगंज के एसडीएम ने अपनी जांच में इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा कर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। यहाँ पे नगर पंचायत में प्राप्त धांधलियां हर चीज में है, जिसका सर्वे सबसे बड़ा उदाहरण ये आपके सामने है। हर चीज का रेट है
कि इस रेट से ये करो, सिर्फ कब्जा और कुछ नहीं। यहाँ जो निर्माण कराया गया है नगर पंचायत से अवैध, ये 29 नंबर गाटा संख्या है और बैनामा इसका हुआ है 271 पे 20 बीघे जमीन, तालाब और इधर उधर ये जो नगर पंचायत ये सब पे कब्जा करा रही, यहाँ बेची जा रही करोड़ों की जमीन। किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी व्यक्ति अगर अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने के हमने पूर्व से ही आदेश दिए हैं। अभी भी ये मामला संज्ञान में है, इसकी जांच कराई जा रही है और SDM को कह दिया गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और उसके पास कोई लीगली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके खिलाफ न सिर्फ बेदखली कार्रवाई की जाएगी बल्कि FIR भी दर्ज कराई जाएगी। नोटबंदी के बाद से पूरे देश में कई तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोई इसके पक्ष में खड़ा है तो कोई आलोचना करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में सीतापुर में शादी में एक अलग सा नजारा देखने को मिला। यहाँ पर एक युवक ने अपने दोस्त की शादी में ऐसा तोहफा दिया जो नोटबंदी के बाद नकदी की कमी से नवदंपति को कुछ दिन तक जरूर राहत दिला सकता है। शादी में मिले इस अद्भुत तोहफे ने मंच पर बैठे दूल्हे को तो चौंका ही दिया, साथ ही वहां मौजूद सभी मेहमान भी तोहफे को देखते ही रह गए। बता दें, दूल्हे के दोस्त ने दूल्हे और उसकी पत्नी को 10,000 के नकदी गिफ्ट के तौर पर दिए हैं, जिसमें 100, 50 और 10 रुपए के नोट शामिल हैं। नकदी नोटों का गिफ्ट पाकर पीयूष और उसकी पत्नी अन्नू बेहद खुश थे। उनका कहना था कि नोटबंदी के बाद शायद ही किसी भी मेहमान ने का तोहफा किसी को भी भेंट में नहीं दिया होगा। बहुत अच्छा लगा, सबसे डिफरेंट गिफ्ट है ये मेरे लिए और ये हमें हमेशा याद रहेगा। सर, ऐसे टाइम पे जब इंडिया में करेंसी पे जो है दिक्कत आ रही है, नोटबंदी है, 500 और 1000 के नोटों को बैन कर रखा है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा गिफ्ट आगे कुछ दिन तक तो रिलीफ रहेगी। सर, इस समय तो बहुत बड़ा हर्ट चाहिए ऐसे गिफ्ट देने के लिए, लोग बचा करके अपने लिए रख रहे हैं करेंसियाँ तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके लोग इकट्ठे कर पाते हैं और जिसको भी मिलता है ऐसे में किसी दूसरे के लिए गिफ्ट करना कोई बहुत ही एक स्पेशल गिफ्ट हुआ ही है। उपहार बहुत यूनिक उपहार है और अपने में बिल्कुल अलग उपहार है, एक तरह का ये जो है प्रयोग है। अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो बैंक में लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने देखा कि आजकल लोगों को बहुत जो है बैंक में लाइन लगानी पड़ रही है, तो ये देखकर हमने सोचा कि भाई हमारे दोस्त की शादी हो रही है, वो नया नया अपना जीवन व्यतीत करेगा, बैंक में लाइन लगेगा। तो ये हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने दोस्त को जो है कुछ छुट्टे पैसे 100 के 50 के 10 के नोट गिफ्ट कर दें, ताकि उनका थोड़ा सा जो है समय बैंक के चक्कर न लगाने पड़े और आराम से अपना जो है लाइफ वो चला सकें। यूपी के बुलंदशहर में नोटों की किल्लत से परेशान एक दलित परिवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात ऐसी मानी कि बेटे की शादी में ना बाजा बजा और ना ही बारातियों को खाने की दावत मिली। दूल्हा बना युवक बुलंदशहर के गांव जलीलपुर का रहने वाला है और दुल्हन जेपी नगर के गांव गुरेठा की रहने वाली है। आपको बता दें, बारात में आए बारातियों को सिर्फ चाय पिलाई गई, तो वहीं बिना बाजे के महिलाएं ढोलक की थाप पर ही जमकर नाचती नजर आई। यही नहीं, नोटों की गले में माला डाले दूल्हे की शादी मंदिर में कराई गई। बारात में बाराती और रिश्तेदार सभी बिना दहेज और बिना दावत की शादी में चाय पीकर खुश नजर आए। ये ऐसे आया, मैं ऐसे हमारी शादी हुई थी दिसंबर में तय। उसके बाद में पहली बात तो पैसा ही नहीं था, तो उसके बाद में जैसे अभी सुनवाई आई थी जल्दी में ही, तो इस वजह से हम लाइन में भी जाकर लगे थे बैंकों में, तो वहाँ भी पैसे नहीं निकल पाए। तो हमने ये सोचा था कि भाई मोदी जी की चाय थोड़ी फेमस है, तो वो भी लड़के वाले भी गरीब थे, हम भी गरीब थे, तो इस वजह से चाय पे शादी कर दी। तो 2 दिन में 2000 रुपए निकले हमारे, 10 दिन घूमे और वहाँ धक्का मुक्की में हमें पैसे नहीं मिल पाए। आज मैनेजरों से बात करी तो मैनेजरों ने नौकर जी ऊपर लिखवा के लाओ, हम ऊपर से भी लिखवा के लाए तो नौकरा उनसे जाके कह दो कैश दे जाएगा, और जब मैं कैश दे सकता हूँ, नहीं मेरे पास कोई कैश नहीं है। नहीं ऐसा है, गरीब आदमी तो है ही है, इन लोगों में पैसा थोड़ा बहुत बैंक में लाइन में लगे, कुछ नहीं मिला इन्हें, धक्का मुक्की खा के भागे आए। अब सभी लोगों का फिर आइडिया ये बना के भाई मोदी जी की चाय बड़ी फेमस हो रही है, चाय का ही काम चलाओ, तो फिर सबने आइडिया की लगा लिया भाई चाय से ही शादी करो। इन लोगों से भी कहा, लड़की वालों से पक्ष से भी कहा, दोनों ही पक्ष राजी हो गए कि हम चाय पे शादी करने के लिए तैयार हैं। बहन दहेज कुछ था नहीं,
ध्यान दहेज कुछ था नहीं भैया, ध्यान दहेज तो है ना, ये बोले कि चलो ध्यान दहेज की हमें जरूरत भी नहीं, हमें तो लड़की की जरूरत है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।